5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो के जरिए दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलने जा रहा है और बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत है। करीब 3 किलोमीटर इस लंबे रोड शो में हजारों तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से दावा किया गया कि इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा और 300 पार बीजेपी की सीटें आएंगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जो मोदी लहर है वो इस बार कमजोर है और इस बार सपा प्लस अन्य गठबंधनों की सरकार बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है और साथ ही 3 किलोमीटर लंबा रोड शो के बाद बीजेपी ने दावा कर दिया कि इस बार उत्तर प्रदेश में 300 पार सीटें आने वाली है। हालांकि आने वाला 10 मार्च ही बताएगा कि किसको कितनी सीटें मिलती है और उत्तर प्रदेश में किसके सिर ताज सजता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरवार को क्वाड की ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। इस मीटिंग में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि क्वाड की मीटिंग में 4 देशों का गठबंधन है। पीएमओ के जारी किए गए बयान के मुताबिक क्वाड नेताओं ने इस साल जापान में होने वाली शिखर वार्ता में ठोस नतीजे हासिल करने के उद्देश्य के साथ सहयोग तेज करने पर सहमति जताई। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के अहम उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पीएमओ के मुताबिक क्वाड बैठक में यूक्रेन में घटनाक्रम के साथ ही उसके मानवता पर असर पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इससे पहले क्वाड की मीटिंग सितंबर महीने में वाशिंगटन में आयोजित हुई थी। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा संग्राम अपने 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में दोनों सेनाओं के बीच छिड़ी ये जंग अब जनता तक आ पहुंची है और इनमें भारतीय भी शामिल हैं। ठीक ऐसा ही एक मामला कीव से सामने आया, जहां कीव से पोलैंड लौट रहा एक भारतीय छात्र सेना की गोली का शिकार हो गया। दरअसल पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर मौजूद जनरल वीके सिंह ने इस बात की पुष्टि की और उन्होंने बताया कि उस छात्र को वापस कीव ले जाया गया, जहां वो इस वक्त आईसीयू में मौजूद है। वहीं उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा भारतीय छात्रों की वतन वापसी की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल भारत सरकार ने अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू करने भेजा हुआ है। इनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह शामिल हैं। ऑपरेशन गंगा के संचालन की जिम्मेदारी के लिए वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया था। इससे पहले वीके सिंह ने पोलैंड के गुरुद्वारा सिंह साहिब में रुके 80 भारतीय छात्रों से भी मुलाकात की थी। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच पहले ही 2 भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है। 1 मार्च को यूक्रेन के खार्किव में रूस ने हवाई हमला किया था। इसमें कर्नाटक के रहने वाली नवीन शेखरप्पा नामक छात्र की मौत हो गई थी। 2 मार्च को भी यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत हुई थी। मृतक चंदन जिंदल पंजाब के रहने वाले थे और 4 साल पहले मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, लेकिन 2 फरवरी को अचानक बीमार पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। हालांकि दूतावास ने इससे पहले किसी भी हालत में कीव और खार्किव छोड़ने कहीं और पहुंचने की अपील की थी। ऐसे में इस वक्त सुमी से भी भारतीय दूतावास भारतीयों को निकलने की सलाह दे रहा है। ऐसे में भारतीय सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द भारतीय छात्रों को वापस स्वदेश लौटाया जा सके। लेकिन ऐसे में जब खबर आती है कि किसी एक भी भारतीय की मौत हो जाती है या वो घायल हो जाता है, तो ये भारत के लिए खुद एक बहुत बड़ा नुकसान है। यूपी विधानसभा के लिए 6 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आज यूपी के चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा कि आप सभी को पता होगा कि प्रदेश में मजबूत सरकार होगी तो विकास होगा, एक साथ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में अपराध करने वाले माफिया खुली जीप में घूमते थे, लेकिन अब जीप में बंदूक तानने की बजाय रेंगते दिखाई दे रहे हैं। हमारी सरकार ने सभी माफियाओं को जेल में डाला। वहीं सीएम ने कहा कि 6 चरणों के चुनाव के रुझान बताते हैं कि भाजपा का स्कोर 350 पार कर चुका है और 10 मार्च के बाद जब नतीजे आएंगे
पूरे प्रदेश में सिर्फ बीजेपी ही दिखाई देगी। बीजेपी के आने का भय से समाजवादी पार्टी और बसपा के कई नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में पीएम मोदी के निर्देश पे लगातार विकास के कार्य कर रही है। प्रदेश के अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के अब हर जिलों को बिजली पहुंचाई जा रही है। प्रदेश में अब किस बिजली की जाति या धर्म नहीं होता है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। बजट सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही में सरकार ने सदन के पटल पर धर्म परिवर्तन को लेकर कानून पेश किया। इस दौरान विपक्षी दल कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया और सरकार के विधायकों के साथ विपक्ष की तीखी तलखी देखने को मिली। कांग्रेस का ये कहना था कि इस बिल के जरिए सरकार समाज को बांटना चाहती है। इस दौरान कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह काद्यान और गृह मंत्री अनिल विज के बीच में काफी गहमा गहमी हुई। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कुछ शब्द ऐसे कहे जो उनको वापस लेने पड़े, लेकिन रघुवीर सिंह काद्यान इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए और काद्यान ने कानून की कॉपी सदन में फाड़ दी। इसके बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रघुवीर सिंह काद्यान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके चलते उन्हें पूरे सत्र की कार्यवाही के लिए निलंबित कर दिया गया। इसी के कारण आज कांग्रेस लगभग पूरा दिन सदन से वॉकआउट करके चली गई। सरकार का ये कहना है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, लिहाजा वो मुद्दों से बच रहा है। बजट सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रही, जिसमें तमाम विधायकों ने अपने क्षेत्र की मांग रखी है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का तीसरा दिन था। कार्रवाई में सिंगल सिटिंग थी, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए डबल सिटिंग तय हुई थी, लेकिन इस डबल सिटिंग के होने के बावजूद कांग्रेस सदन से वॉकआउट करके चली गई। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 201 मरीजों की मौत हो गई है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं, जिससे देश में एक्टिव केसों की संख्या 69,000 के करीब पहुंच गई है। बता दें कि देश में अब तक 4,29,00,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 4,23,00,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल मौत का आंकड़ा 5,14,000 के करीब पहुंच गया है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 24 घंटे में 254 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1,000 के करीब पहुंच गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बिहार के भागलपुर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यह एक 3 मंजिला इमारत से हुए जोरदार बम धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये धमाका भागलपुर जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र में हुआ। इस घटना में 2 से 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ वो पुलिस थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था। आशंका जताई जा रही कि बम विस्फोट की वजह से धमाका हुआ, जिसमें 3 मंजिला इमारत ढह गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर भागलपुर में ब्लास्ट पर दुख जताया। पीएम ने कहा कि धमाके से हुई जनहानि की खबर पीड़ा देने वाली है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और घटना से जुड़े हालातों पर मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हुई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। वहीं इस हादसे पर भागलपुर के डीआईजी ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि बारूद और देसी बम से ये धमाका हुआ है। वहीं फॉरेंसिक टीम के जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ था। वहीं इस हादसे में हुए घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंकी हमले से है परेशान। दरअसल पाकिस्तान के एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ है। हमला इतना जबरदस्त था कि इसमें 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये धमाका पेशावर की मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ। धमाके की जानकारी के बाद वहां बचाव दल पहुंचा और घायल लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बचाव दल के साथ
आसपास के लोगों ने भी घायलों की मदद की, लेकिन घायल लोगों में से 10 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल ने आसपास के इलाके खाली करवा दिए गए हैं और छानबीन जारी है। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन इसमें शामिल जिम्मेदार नहीं है। पेशावर पुलिस के मुताबिक इसमें 2 हमलावर शामिल थे। पहले दोनों ने मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन कोशिशें नाकाम होने पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का आज 5वां बजट पेश किया है। 51,365 करोड़ रुपए का ये बजट सत्ता पक्ष के हिसाब से ऐतिहासिक बजट है और ऐसे में शहर से लेके गांव तक इस बजट का फायदा मिलने वाला है। कई तरह की योजनाएं जो है वो जनता को मिलेंगी और इसके साथ साथ कई पेंशन स्कीम जो हैं उसको बढ़ाया गया है। करीब 800 रुपए से लेकर करीब 2,000 रुपए तक इन तमाम स्कीम्स के तहत अब योजनाओं में लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें पेंशनर्स खास तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कई ऐसी नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी जिनका लाभ ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ शहरों को भी छुआ गया है। शहरों के लिए भी बड़ी योजनाएं जो हैं वो कारगर साबित होंगी, सत्ता पक्ष का ये दावा है। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने पूरी तरह से बजट को चुनावी बजट करार दिया है। विपक्ष का कहना है कि पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है और ऐसे में इस बजट से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बजट चुनावी वर्ष के दौरान पेश किया जा रहा है। लोक लुभावन वायदे राज्य सरकार करती है, लेकिन पिछले ही बजट की जो घोषणाएं हैं वही अभी तक धरातल पर नहीं उतरी। फिलहाल देखना यह होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अब बजट पर चर्चा होगी और 15 मार्च को ये बजट पारित कर दिया जाएगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने आज 2 घंटे रोडवेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना था कि प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई भी गौर नहीं किया जा रहा है और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए रोडवेज विभाग के कर्मचारी सरबत सिंह पूनिया ने बताया कि आने वाली 13 मार्च को करनाल में सीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। फिर भी अगर सरकार उनकी मांगों पर मांग नहीं करती है तो 28 और 29 तारीख को जो राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल होगी उसमें रोडवेज विभाग का चक्का पूर्णतः जाम रहेगा। अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांग पर कब तक खरा उतरती है या आने वाली 29 से 28 तारीख को आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चरखी दादरी में संयुक्त साझा मोर्चा के नेतृत्व में रोडवेज कर्मचारियों ने एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने बताया कि सभी जिलों में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें 13 मार्च को मुख्यमंत्री के आवास को घेराव करने की रणनीति तैयार की गई है। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर भर में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने बताया कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिसको लेकर रोडवेज विभाग की यूनियनें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने बताया कि 13 मार्च को मुख्यमंत्री का आवास का घेराव किया जाएगा, जिसमें सभी जिलों के रोडवेज यूनियन व अन्य संगठन के कार्यकर्ता भाग लेंगे। हरियाणा रोडवेज के निजीकरण का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड पर एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया है कि हरियाणा सरकार रोडवेज का निजीकरण ना करे, वरना वह आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने एक सुर में 28 और 29 मार्च को पूरे प्रदेश में 2 दिवसीय चक्के जाम का भी ऐलान किया है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने 30 स्तरीय मांग पत्र प्रदेश सरकार को सौंपा था, उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। उसको लेकर भी हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों में रोष है। इस बार फिर हरियाणा रोडवेज के निजीकरण को लेकर कर्मचारी लामबंद हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार रोडवेज का निजीकरण ना करे। इस बार देखना होगा कि कर्मचारियों की यह लड़ाई कितना रंग लाती है। यूक्रेन से भवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में लौटे छात्र के परिवार वालों में खुशी की लहर।
भवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में यूक्रेन से लौटे दीपक के परिवार वालों में खुशी की लहर है। दीपक वहां पिछले 6 साल से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और यह उनका फाइनल ईयर था। दीपक ने बताया कि उनको भारी परेशानियों के चलते यूक्रेन छोड़ना पड़ा और भारत सरकार ने उनकी मदद की, जिसके कारण वो अपने गांव पहुंच सके। दीपक 3 बहनों में इकलौता भाई है, जिसके पहुंचने पर उनके परिवार वालों में भारी खुशी है। मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, ये शब्द उन यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों के मुंह से तब निकले जब उनको तिरंगे की अहमियत बाहर के देशों में पता चली। आपको बता दें कि जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस में भारी जंग छिड़ी हुई है, उसी दौरान भारत के लगभग 20,000 के आसपास छात्र जो हैं वहाँ पर छुप रहे थे। उन्हीं 20,000 में से अगर बात करें तो हिमाचल के भी कई सैकड़ों छात्र वहाँ थे। तो जिला ऊना की बात करें तो 60 में से 30 बच्चे जो हैं वो लगभग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उपायुक्त ऊना ने इसकी पुष्टि भी की है। अनिका, शिवांगी, भिवानी और कनिका ने जनता टीवी से बातचीत करते हुए कहा है कि आज हमें मालूम चला कि हमारे तिरंगे का महत्व कितना है। इसी तिरंगे ने हमें बचाया है और उन्होंने जहां तिरंगे की शान को सर्वोपरि कहा, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। गगरेट विधानसभा क्षेत्र की ये छात्राएं जब घर में लौटी तो परिवार के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं स्थानीय विधायक राजेश ठाकुर की पत्नी ने भी सबको मिठाई बांटकर उनका मुंह मीठा करवाया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिवार वालों की दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ती जा रही थी कि अचानक वहां पर हमला हुआ था और उसके बाद परिवार जो है इधर से उधर भटकने शुरू हो गए थे। नेताओं राजनेताओं के चक्कर काटने शुरू हो गए कि किस तरह से अपने लाल को वापस लाया जाए। भारत सरकार ने इसमें पहल करते हुए जो है यूक्रेन में जो पढ़ रहे छात्र थे उनको वापस स्वदेश लाने के लिए अथक प्रयास किए और उसका परिणाम जो है वो सार्थक सामने भी आए। इसी कड़ी में नांगल चौधरी से धीर सिंह जो है वो MBBS की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन के अंदर में, वो आज सुरक्षित अपने घर वापस लौटे हैं। घर पर जैसे ही धीर सिंह का आगमन हुआ, परिवार वालों में एक दीपावली जैसा माहौल हो गया। दादा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। अब और भी ऐसे छात्र हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं और भारत सरकार उनको लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यही होगा कि सरकार का जो है ऑपरेशन गंगा वो 100% सफल होता है या फिर उसमें कुछ कमी रहती है। यूक्रेन से बेटी के वापस लौटने पर हमीरपुर जिला के चुनहाल गांव के एक डॉक्टर ने एक अनोखे तरीके से सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने CM रिलीफ फंड और PM रिलीफ फंड में 32,000 रुपए का चेक भेंट किया है। JB ठाकुर का कहना है कि सरकार ने उनकी बेटी को वापस लाने के लिए पूरा प्रयास किया है। उसी प्रयास के बावजूद उनकी बेटी आज सकुशल यूक्रेन से घर वापस लौटी है। इसी के चलते हुए उन्होंने सरकार का अनोखे तरीके से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने CM रिलीफ फंड और PM रिलीफ फंड में 32,000 रुपए दान करके एक मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी बेटी को घर वापस भेजा है, जिसके लिए वे सरकार का और PM मोदी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। CM फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी। ये छापेमारी आज जिले की मुख्य डेयरियों पर की गई, जहां पर दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। टीम को ये शिकायतें मिल रही थी कि इसके अंदर जो है मिलावट की जाती है, जिसके चलते आज सुबह से ही कई मुख्य डेयरियों पर CM फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की गई और वहां पर जो दूध से बने प्रोडक्ट थे उनके सैंपल भी लिए गए और कई जगह पर जो है टीम को गंदगी भी मिली, जिसको लेकर जहाँ वो सैंपलिंग लेने वाले अधिकारी थे उन्होंने आपत्ति भी जताई। वो तो वहीं कुछ संचालक जो है लाइसेंस भी नहीं दिखा पाए, जिसको लेकर टीम द्वारा कार्रवाई
की गई। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्रदेश भर में जो है दूध के प्रोडक्ट्स में जो है मिलावट की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जो है आज प्रदेश भर में जो डेयरियां हैं वहां पर ये रेड की गई है। इस दौरान दूध से बने प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, घी, खोया, पनीर, दही, इस प्रकार के जो है गुलाब जामुन और कई और ऐसी चीज़ें थी जिनके की सैंपल लिए गए। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ डेयरी संचालकों द्वारा मार्का लगाकर घी बेचा जा रहा था। जब इस बारे में उनसे पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि उनका सामान बिल्कुल सही है, हालांकि मार्का के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन टीम ने इस पर भी जो है कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि टीम द्वारा जो सैंपल लिए गए हैं उसके अंदर क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि फिलहाल टीम को जो जिस प्रकार की बड़े स्तर पर एक शिकायतें मिल रही थी, इस प्रकार से जो है जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर मिलावट की जाती है, उसके बाद एक आज बड़ी कार्रवाई की गई है। और हम बता दें कि यमुनानगर में सुबह से सीएम फ्लाइंग टीम की जो है छापेमारी चल रही थी और अब तक भी ये सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी चल रही है और जो सैंपल्स हैं उन्हें आगे भेजा जाएगा। हालांकि संचालकों द्वारा कहना था कि उनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर सामने आता है। पूरे प्रदेश के साथ साथ सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लेकर आज रिवाड़ी में भी छापेमारी की। जैसे ही खबर छापेमारी की पहुंची तो सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर फरार हो गए। सबसे पहले टीम नई बस्ती में एक रसगुल्ला बनाने वाले कारखाने पर पहुंची, वहां उन्होंने सैंपल लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काफ़ी वर्षों से यह कारखाना बिना लाइसेंस के चल रहा था। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक नोटिस भी उनको थमाया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लगातार त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए लगातार इस पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश भर में सीएम फ्लाइंग लगातार रेड कर रही है और इसी क्रम में सोनीपत में 2 अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई है, जहां करखोदा के फिरोजपुर बांगर में अवैध रूप से स्टॉक किए गए डीजल को उजागर किया गया है, जहां 1.25 लाख लीटर अवैध डीजल जो है मिलावटी डीजल वो बरामद हुआ है और मौके पर जो है बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो मार्केट में 55 से 60 रुपये लीटर यह डीजल सप्लाई किया जाता था। और वहीं दूसरी तरफ सीएम फ्लाइंग ने यूपी से आने वाला दूध, मावा व अन्य प्रोडक्ट पर बड़ी छापेमारी की है और गाड़ियों की तलाशी लेकर सैंपलिंग भी की है। और वहीं मौके पर हजारों लीटर दूध डिस्ट्रॉय करा दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से मिलावटी दूध, दही और माखन और समेत जो है अन्य जो उत्पादन है, इस प्रकार के लगातार शिकायत मिल रही थी और मूर्थल तथा अन्य मिष्ठान भंडारों पर सप्लाई किया जाता था। इसी को लेकर यह बड़ी कामयाबी सोनीपत में टीम को मिली है। अब पूरे मामले को लेकर पुलिस और जो है जो टीम है, सीएम फ्लाइंग टीम है, लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हरियाणा में नकली व मिलावटी दूध की शिकायतों के बाद वही मुख्यमंत्री ने भी पशु मेले में जिस प्रकार से भिवानी में कहा था कि नकली दूध बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके बाद आज मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने व फूड सेफ्टी ऑफिसर ने मिलकर के छापेमार कार्रवाई की। हरियाणा में कई जगह रेड मारी गई और कई जगह पर नकली दूध पकड़ा भी गया है। वहीं भिवानी में भी दोनों ऑफिसरों ने जो जिस प्रकार से छापेमार कार्रवाई की गई, इसके अंदर दूध के सैंपल लिए गए। फूड सेफ्टी ऑफिसर का कहना था कि जो दूध के सैंपल लिए हैं उनकी जांच की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई सैंपल फेल पाया जाएगा तो जो दूधिया है, जो दूध की डेयरी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष एनआईए कोर्ट में आज खालिस्तान से जुड़े 2 आतंकवादियों को पेश किया गया। एसटीएफ सोनीपत से इन दोनों आतंकवादियों को लेकर आई थी, जिन्हें आज एनआईए कोर्ट में पेश किया, जहां से एनआईए कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि आरोपी सुनील और सागर को आज एसटीएफ सोनीपत से पंचकुला लेकर आई थी। इनकी 4 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं इस मामले में जांच कर रहे जांच अधिकारी वजिंदर ने बताया कि इनके पास इस मामले में हथियार और जाली दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कुछ और आरोपियों को भी प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब से लाया जाएगा और जांच में शामिल किया जाएगा। मनाली में आज सुबह करीब 7 बजे एक निजी होटल में आगजनी की घटना सामने आई। जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां आग पर समय रहते काबू पाया गया, जिससे करोड़ों की संपत्ति नष्ट होने से बचाई गई। हालांकि होटल का एक कमरा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिससे करीब 8 लाख का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग किस वजह से लगी, इसकी अभी पूरी तरह से स्थिति
स्पष्ट नहीं हो पाई है।